इसकी डायरेक्शन चेंज हो रही है, क्योंकि ग्लास स्लैब से ऊपर क्या है, एयर है, एयर में पार्टिकल्स बहुत दूर दूर है। स्वागत है मेरे प्यारे प्यारे बच्चों का। हम पढ़ रहे थे क्लास 10th का चैप्टर 9, जिसका नाम है लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। हमने सबसे पहले पढ़ा था कि लाइट क्या होती है, और फिर उसके बाद हमने अपनी पिछली वीडियोस में पढ़ा था रिफ्लेक्शन के बारे में, जो कि होता है किसी भी ऑब्जेक्ट या सब्सटेंस से लाइट का टकरा के वापस चले जाना, इसी को कहते थे रिफ्लेक्शन। फिर उसके बाद हमने पढ़ा कि रिफ्रैक्शन क्या होता है। हमने पढ़ा था कि जब भी किसी सब्सटेंस से हमारी लाइट जो है आर पार चली जाए तो इसी को हम क्या कहते हैं, रिफ्रैक्शन कह देते हैं। इसके अलावा रिफ्रैक्शन में हमने और कुछ चीजें ऐड करनी है, कुछ और जाननी है, जो अभी हम जानेंगे। रिफ्रैक्शन पढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि आज मैं गया था सुबह पार्क में रनिंग करने, और जब मैं वहां दौड़ रहा था तो मैं बड़ी ही आसानी से, क्योंकि रनिंग में मैं बहुत अच्छा हूं, तो 12 सेकंड में ही 100 मीटर में कवर कर ले रहा था। लेकिन हवा चलने लगी एकदम से बहुत तेज और मेरी रनिंग स्पीड में देखी मैंने काफी धीरे हो गई, और जो मुझे दौड़ने में, रनिंग करने में मुश्किल होने लगी। फिर उसके बाद मैं दोपहर को गया स्विमिंग पूल में स्विमिंग करने। आप भी गए होंगे कभी ना कभी स्विमिंग करने, तो आपने एक्सपीरियंस किया होगा कि अंडर वाटर आपको मूवमेंट करने में थोड़ी ज्यादा प्रॉब्लम होती है ना। वहीं अगर एयर में आप दौड़ रहे हो तो खुले में तो आप आसानी से दौड़ पा रहे हो। लेकिन जब मैं स्विमिंग में मैंने मूवमेंट करनी शुरू करी, मैंने सोचा चलो अंडर वाटर मैं रनिंग करके देखता हूं, तो मैं रनिंग इतनी नहीं कर पा रहा था, है ना। मूवमेंट करने में मेरी स्पीड बहुत ज्यादा स्लो हो गई थी। फिर मैंने इमेजिन किया कि अगर मैं पानी की जगह और ऐसे किसी हाई डेंसिटी वाले लिक्विड में दौड़ने की कोशिश करूं, तो क्योंकि सॉलिड में तो मैं एंट्री नहीं कर सकता, है ना। लेकिन अगर हाई डेंसिटी लिक्विड में दौड़ने की कोशिश करूं, जैसे कि दलदल, उसमें अगर मैं हाथ पैर चलाने की कोशिश करूं तो मेरे हाथ पैर वहां मूव भी कर पाएंगे, क्या कर पाएंगे, लेकिन बहुत ज्यादा पावर लगानी पड़ेगी और बहुत ज्यादा स्लो मूव करेंगे। तो ये एक जनरल कंसेप्ट है हमारा फिजिक्स का कि किसी भी को भी मूवमेंट करने में क्या ये जो हमारी मूवमेंट है ये डिपेंड करती है कि हमें मूवमेंट करने के लिए कितनी जगह मिल रही है, कितना स्पेस मिल रहा है। और यही जनरल कंसेप्ट हमारा अप्लाई होता है किस पे, लाइट पर। लाइट को भी जितनी जगह मिलती है मूवमेंट करने की, वो उतनी ही तेजी से क्या करती है, मूव करती है। और यही आज हम जानेंगे इसमें थोड़ा डिटेल में रिफ्रैक्शन के अंदर। वैसे तो हम जान चुके थे कि लाइट को ट्रेवल करने के मीडियम की जरूरत नहीं है, क्योंकि जब सन से अर्थ की तरफ लाइट आती है तो अर्थ के बाहर कोई एटमॉस्फेयर नहीं है, कोई पार्टिकल्स नहीं है, वैक्यूम है ना। वैक्यूम मतलब बिल्कुल खाली जगह, एयर भी नहीं, कुछ भी नहीं। तो वहां से लाइट जो है हमारी अर्थ से, सन से अर्थ की तरफ आ रही है और अपनी मैक्सिमम स्पीड में आ रही है, क्योंकि वहां पर कोई पार्टिकल्स ही नहीं है, एकदम खुली जगह मिल रही है उसको दौड़ने के लिए, है ना, ट्रेवल करने के लिए। लेकिन जैसे ही वो अर्थ के सरफेस में एंटर करती है तो एयर आ जाती है, एयर के पार्टिकल्स आ जाते हैं, तो उसको जगह थोड़ी कम मिलती है ट्रेवल करने की, जिस वजह से उसकी स्पीड थोड़ी सी कम हो जाती है। लेकिन जो उसकी स्पीड कम हुई है वो ना के बराबर कम हुई है, क्योंकि हमें पता है एयर के पार्टिकल्स बहुत दूर दूर है, तो उसे खुले में आराम से दौड़ने की जगह मिल रही है, ट्रैवल करने की जगह मिल रही है। तो इसलिए जो स्पीड कम हुई है एयर में वो ना के बराबर है। इसलिए वैक्यूम में जो लाइट की स्पीड है, जो एयर में लाइट की स्पीड है, उसे हम बराबर मानते हैं। लेकिन अगर लाइट अब किसी एक एयर में आई गई है, एक स्टेट ऑफ मैटर में आई गई है, तो वो क्या करेगी, जब एयर से वाटर में चली जाए, तो जैसे समुद्रों में जाती है ना लाइट थोड़ा नीचे तक, पानी में भी तो लाइट जाती है अंदर तक, या फिर किसी ट्रांसपेरेंट मीडियम के आर पार जाए लाइट, जो कि रिफ्लेक्शन होता है। हमने देखा था ग्लास के किसी भी ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट के थ्रू, है ना। तो उस केस में क्या होगा, अगर लाइट एयर में अपनी मैक्सिमम स्पीड से चल रही है और वहीं आ जाए पानी और पानी में एंटर करे, लेकिन पानी में क्या है, पार्टिकल्स बहुत पास पास है, पानी की डेंसिटी बहुत ज्यादा है एयर से, तो क्या होगा, अब उसे लाइट को ट्रैवल करने की जगह नहीं मिलेगी, तो उसकी स्पीड क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। वहीं पानी के नीचे अगर मैं लगा दूं ग्लास और लाइट पानी से चली जाए ग्लास में, तो क्या होगा, अब उसको ट्रैवल करने की और कम जगह मिल रही है, क्योंकि पार्टिकल्स और ज्यादा पास पास है ना, बीचे हुए हैं, तो उसको बहुत मुश्किल से, भीड़ भाड़ इलाके में बहुत मुश्किल से ट्रैवल कर पा रही है, जिस वजह से उसकी स्पीड क्या हो जाएगी, और भी ज्यादा कम हो जाएगी। अब ये जो लाइट की स्पीड कम हो रही है ना, एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाने को, इसी को हम क्या कह देते हैं, रिफ्रैक्शन कह देते हैं।
क्योंकि रिफ्रैक्शन में क्या होता है कि लाइट जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जा रही है और ओब्लिक्वली, याद रखना इस चीज के लिए, ओब्लिक्वली मतलब डायगनली मतलब टेढ़ी, बिल्कुल सीधी ना आए 90 डिग्री पे और बिल्कुल 180 डिग्री पे ना आए, एक मीडियम से दूसरे मीडियम में कैसे आए, टेढ़ी आए। तो उस समय पे क्या होगा कि उसकी जो डायरेक्शन है वो क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी, और लाइट क्या हो जाएगी, या तो बैंड हो जाएगी, है ना। अगर कम डेंसिटी वाले मीडियम से, जैसे एयर से गई है वाटर में, ज्यादा डेंसिटी वाले मीडियम में, तो क्या होगा, वो बैंड हो जाएगी। लेकिन अगर वही वो जो लाइट है वो वाटर से एयर में जाए, तो अब वाटर ज्यादा डेंसिटी वाला है, वहां स्पीड ऑफ लाइट कम थी, एयर में स्पीड ऑफ लाइट ज्यादा हो जाती है, तो जैसे ही वाटर से बाहर निकलेगी एयर में, तो वो क्या होगी, तब बैंड थोड़ी होगी, तब तो उसे और जगह मिलेगी चलने के लिए, तो क्या करेगी, ऊपर की तरफ उठेगी। तो या तो लाइट, मतलब कहने का मतलब क्या है कि लाइट की क्या हो जाती है, डायरेक्शन चेंज हो जाती है जब भी वो ओब्लिक्वली जाती है एक मीडियम से दूसरे मीडियम में, ठीक है। और इसी को हम क्या कहते हैं, रिफ्रैक्शन कह देते हैं, है ना। और इसका कारण क्या है, हमने देखा, क्योंकि चेंज इन स्पीड ऑफ लाइट, कि जो लाइट है उसकी स्पीड में क्या आ जाता है, चेंज आ जाता है। और हमने ये भी देख लिया कि क्यों चेंज आ रहा, जान लिया ना, ऐसे डायरेक्ट नहीं पढ़ना कि बस स्पीड, लाइट ऑफ स्पीड जो है चेंज हो रही है, क्यों हो रही है ये हमें पता नहीं, बस मान लिया हमने कि एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाएगी तो स्पीड, लाइट की स्पीड क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। क्यों, ये भी तो कारण है, क्योंकि उसको ट्रैवल करने की जगह इतनी नहीं मिल रही है, क्योंकि डेंसिटी जो है या तो कम है किसी मीडियम से दूसरे मीडियम में, या ज्यादा है किसी मीडियम से दूसरे मीडियम के कंपैरिजन में, जिस वजह से उसे जो है ट्रैवल करने की जगह कम मिल रही है, जिस वजह से उसकी स्पीड में चेंज आ रहा है ना। और इस वजह से स्पीड में चेंज आने की वजह से उसकी डायरेक्शन क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है जब वो एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है, और इसी को हम क्या कह देते हैं, रिफ्रैक्शन कह देते हैं। तो अब देखते हैं इसके कुछ लाइव एग्जांपल्स, जैसे कि अगर मैं इस पानी से भरे हुए गिलास में क्या डाल दूं, पेंसिल डाल दूं, तो देखो अब ये पेंसिल सीधी है ना, एकदम टेढ़ी तो नहीं है, लेकिन जैसे ही मैंने इसे पानी में डाला तो एक तो ये थोड़ी सी मोटी दिखने लग रही है आपको, और थोड़ी सी इसकी डायरेक्शन भी आपको चेंज लग रही है, ऐसा लग रहा है कि पेंसिल मेरी मुड़ गई है ना। इसका इसका मतलब क्या है कि पेंसिल क्यों मुड़ी लग रही है मुझे, क्योंकि विजिबिलिटी हमारी किसके कारण है, लाइट के कारण, याद है ना। और लाइट की डायरेक्शन यहाँ पे एयर से, यहाँ एयर है, एयर से पानी में जैसी लाइट गई उसकी डेंसिटी क्या हो गई, चेंज हो गई। और चेंज कैसे हुई है, यहाँ डेंसिटी कम है एयर में और वाटर में डेंसिटी ज्यादा है, तो कम डेंसिटी वाले से ज्यादा डेंसिटी वाले में गई है, तो स्पीड ऑफ लाइट क्या हो गई, कम हो गई, जिसकी वजह से वो लाइट क्या हो जाएगी, बैंड हो जाएगी, मुड़ जाएगी नीचे की तरफ, जिस वजह से क्या होगा, ये हमारे को पेंसिल भी क्या मुड़ लग रही है, मुड़ी हुई लग रही है ना। अब इसके अलावा मैं और एग्जाम्पल देखूं तो, जैसे कि अगर ये मेरे पास क्या है, कुछ एरोज है, अगर मैं इन एरोज को इस ग्लास के पीछे से देख लो, डायरेक्शन देखो एरोज की, अगर मैं ग्लास के पीछे से लेकर आऊं तो देखो आपको कहां दिखे होंगे, ये वाले नहीं दिखे बड़े वाले, तो और देखो, अगर ये एरो एक की डायरेक्शन ये है इधर राइट की तरफ, आपको लेफ्ट की तरफ दिख रहे होंगे, देखो लेफ्ट की तरफ दिख रहे हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो हमारी स्पीड लाइट है उसकी डायरेक्शन चेंज हो गई है स्पीड चेंज होने की वजह से, जिस वजह से हमें वो उल्टा दिखाई दे रहा है। या फिर इसका एक और एग्जांपल देखूं तो, कि ये कॉइन है, ये मैंने ग्लास में डाल दिया, तो मुझे क्या लग रहा है, ऊपर से देखने पर, साइड से देखने पर भी यहाँ मुझे क्या लग रहा है, बड़ा सा लग रहा है कॉइन काफी, लेकिन अगर मैं ऊपर से देखूं तो ये कॉइन मुझे उठा हुआ लग रहा है ऊपर की तरफ। घर पे करके देखना जरूर कि आप एक पानी का ग्लास लेना और ग्लास का या कैसा भी ट्रांसपेरेंट का या कैसा भी ले लेना, उसमें कॉइन डाल के देखना नीचे, तो क्या लगेगा आपको, कॉइन उठा हुआ लगेगा, है ना। और इसी के एग्जांपल आपने करके भी देखे होंगे, मतलब करके नहीं देखे होंगे ऐसे रिफ्लेक्शन जान के, लेकिन नजर जरूर पड़ी होगी आपकी कि गर्मियों में आप सिंटेक्स, पानी की टंकी होती है ना छतों पे, वो साफ करने के लिए होते रहे उसमें, और उसमें भरा हुआ था पानी, आपको क्या दिखा कि जो उसका बॉटम सरफेस है वो ऊपर की तरफ को उठता हुआ दिखाई दे रहा है, और हिलता हुआ भी दिखाई देता है कई बार, जब जब पानी हिल रहा है तो बॉटम भी हिलता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि जो लाइट है वो भी उसमें पानी में जाने के बाद क्या हो जाती है, डायरेक्शन चेंज हो जाती है और हिलती है लाइट भी, जिस वजह से वो हिलता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि सारा खेल किसका है, लाइट का, लाइट से ही हमें चीजें नजर आती है। तो ये थे हमारे कुछ लाइव एग्जांपल्स ऑफ रिफ्रैक्शन। अब इसके बाद हमारा टॉपिक है
कि रिफ्रैक्शन थ्रू अ रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब, कि एक मैं ग्लास स्लैब लूं, है ना, रेक्टेंगल, और उसके अंदर से क्या करवाऊं, रिफ्रैक्शन करवाऊं। मतलब अभी लाइट क्या जा रही है, एयर में ट्रेवल कर रही है, और एकदम से ग्लास स्लैब में आ जाए तो क्या होगा लाइट के साथ, ये अभी हम देखेंगे। अब थियोरिटिकली रिफ्रैक्शन थ्रू रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब पढ़ने से पहले एक बार प्रैक्टिकली हम अपना एक्सपेरिमेंट करके देखते हैं। तो जैसे ही मैं इस रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब के अंदर से अपनी लाइट को करूंगा इंसिडेंट, तो आप देख सकते हैं जितना मैं इस लाइट को क्या कर रहा हूं, इंसिडेंट कर रहा हूं ओब्लिक्वली, मतलब टेढ़ा ग्लास स्लैब पर, तो उतनी ये क्या हो रही है, इसकी डायरेक्शन चेंज हो रही है, क्योंकि ग्लास स्लैब से ऊपर क्या है, एयर है, एयर में पार्टिकल्स बहुत दूर दूर है, तो एयर लाइट को ट्रेवल करने के लिए जगह ज्यादा मिल रही है, लाइट में उसकी स्पीड क्या है, ज्यादा है, तो वो एक डायरेक्शन में अपनी जा रही है, ट्रेवल करती। लेकिन जैसे ही ग्लास में घुसी तो ग्लास में डेंसिटी क्या हो गई, ज्यादा हो गई, और ग्लास में डेंसिटी ज्यादा होने की वजह से उसकी स्पीड क्या हो गई, कम हो गई, और स्पीड कम होने की वजह से वो बैंड हो गई नीचे की तरफ से, है ना, नीचे की तरफ। तो रेयर मीडियम होता है हमारा जिसकी डेंसिटी कम होती है, और डेंसर मीडियम होता है हमारा जिसकी डेंसिटी ज्यादा होती है। तो यहाँ पर रेयर मीडियम है एयर और डेंसर मीडियम है ग्लास। तो जैसे ही रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में लाइट घुसी, एयर से ग्लास में घुसी, उसकी स्पीड क्या हो गई, स्लो हो गई, और वो नीचे की तरफ बैंड हो गई। लेकिन आप देख सकते हैं कि लाइट जैसे ही ग्लास से वापस एयर में निकली नीचे की तरफ, तो उसकी वैसे ही क्या हो गई, दोबारा डायरेक्शन चेंज हो गई, क्योंकि ग्लास में डेंसिटी क्या है, ज्यादा है, वो डेंसर है। इस बार पहले तो रेयर से डेंसर में गई थी, इस बार ग्लास से जब एयर में जा रही है तो डेंसर टू रेयर जा रही है। तो डेंसर में स्पीड कम है, रेयर में स्पीड ज्यादा है। तो जैसे डेंसर से रेयर में गई, स्पीड लाइट की बढ़ी, तो वो क्या हुई, लाइट ऊपर की तरफ उठ गई, है ना। पहले जब रेयर से डेंसर में गई थी तो क्या हुआ था, बैंड हुई थी नीचे की तरफ। लेकिन जैसे ही ग्लास से नीचे की तरफ गई, डेंसर से रेयर में गई, तो क्या हो गई, स्पीड बढ़ गई। ठीक है। और एक चीज और नोटिस करो आप कि जो मेरी लाइट में ऊपर से इंसिडेंट कर रहा हूं और जो ग्लास से बाहर नीचे से निकल रही है, ये दोनों क्या है, पैरेलल हैं। ठीक है, आप देख सकते हैं एक ही डायरेक्शन में इनकी जा रही है, ये कोइंसिडेंट लाइन नहीं है, लेकिन ये पैरेलल है। क्यों? क्योंकि जिस एंगल से लाइट इंसिडेंट हो रही है उसी एंगल से लाइट ग्लास से बाहर एयर में निकल रही है। ठीक है, तो ये था हमारा रिफ्रैक्शन थ्रू ग्लास स्लैब, हमारा एक्सपेरिमेंट। अब हम इसे थ्योरेटिकली पढ़ के देखेंगे। अब प्रैक्टिकल हमारा हमने देखने के बाद जो हमने रिफ्रैक्शन थ्रू एक रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब का किया एक्सपेरिमेंट, इसको थोड़ा थ्योरेटिकली भी जान लेते हैं। जैसे कि ये हमारी रे आ रही है ना, इंसिडेंट हो रही है हमारी ग्लास स्लैब के ऊपर, तो ये इंसिडेंट रे हो गई। फिर जैसे ही ग्लास स्लैब के अंदर घुसी तो ये लाइट क्या हुई, ये रिफ्रैक्ट हुई है, तो ये रिफ्रैक्टेड रे हो गई। और जब ये रे ग्लास स्लैब के बाहर निकली तो इस रे को हम बोल देते हैं क्या, इमर्जेंट रे, है ना। देखा था ना भी एक्सपेरिमेंट में। फिर एक रे बाहर निकल रही थी, उसको इमर्जेंट रे कह देते हैं। अब उसके बाद ही जो हमारी इमर्जेंट रे है, ये जिस पॉइंट पर हमारी इंसिडेंट हो रही है उस पॉइंट पे हम क्या बना देते हैं, एक 90 डिग्री की लाइन बना देते हैं, नॉर्मल। ठीक है, तो अच्छा ये जो हमने ओब्लिकली देखा कि ओब्लिकली जाएगी तभी एंगल क्या होगा, इसका चेंज होगा। 90 डिग्री आएगी तो नहीं होगा, 180 आएगी तो नहीं होगा। वो भी अभी हम करके देख लेंगे, है ना। थोड़ी एक दो चीजें, उससे पहले थोड़ा थियोरेटिकली पढ़ लेते हैं। तो ये कारण ये क्या होगा, उस पॉइंट पर नॉर्मल बना देंगे 90 डिग्री। अब 90 डिग्री का जो नॉर्मल है उसकी तरफ ये लाइट क्या हो जाएगी, बैंड हो जाएगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पर हमारा एयर क्या है, रेयर मीडियम है। रेयर मीडियम मतलब जिसकी डेंसिटी कम है ना। अब इसकी डेंसिटी कम है किससे, ग्लास से, इसलिए रेयरर हो गया, है ना। कंपेरेटिव डिग्री देखो, ये रेयरर ई आर लग रहा है और ये भी ई आर लग रहा है, ये दोनों कंपेरेटिव डिग्री है। तो एयर जो है ग्लास के कंपेरिजन में रेयरर है ना, और ग्लास जो है एयर के कंपेरिजन में डेंसर है। तो इसलिए ग्लास हो गया डेंसर मीडियम और एयर हो गया रेयरर मीडियम। अब लाइट हमारी कहा जा रही है, रेयरर से डेंसर में जा रही है, कम डेंसिटी से ज्यादा डेंसिटी में जा रही है ना, जिस वजह से लाइट की स्पीड क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। और जब जब लाइट की स्पीड होगी कम, तब लाइट क्या हो जाएगी, वो नीचे की तरफ बैंड हो जाएगी। और जैसे ही लाइट नीचे की तरफ बैंड हुई तो लाइट क्या हुई, उसका पाथ क्या हो गया, चेंज हो गया। ओरिजिनल पाथ देखो ये जा रहा है इसका डॉट डॉट वाला लाइन, लेकिन ये इसका पाथ क्या हो गया, चेंज हो गया, है ना। और ये जो इसने एंगल बनाया नॉर्मल के साथ, इसको हम बोल देते हैं एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन बोल देते हैं। ये था हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंट रे का। ये हमारी रिफ्रैक्टेड रे है, तो इसका नॉर्मल से एंगल हो गया एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। फिर जब ये हमारी रिफ्रैक्टेड रे जाती है ग्लास स्लैब से वापस एयर में जाती है, तो इस बार हमारा ग्लास क्या है, इस बार जिस मीडियम में जा रही है इस बार वो रेयरर है। पहले जिस मीडियम में आई थी वो डेंसर था, इस बार जिस मीडियम में जा रही है वो रेयरर है, नीचे एयर है ना। तो इस बार डेंसर से रेयरर में जा रही है। पहले रेयरर से डेंसर में आई थी, नीचे की तरफ बैंड हुई थी क्योंकि स्पीड ऑफ लाइट कम हुई थी। इस बार डेंसर से रेयरर में जा रही है। तो
डेंसिटी इस बार कम है तो स्पीड ऑफ लाइट क्या होगी, बढ़ेगी। तो इस बार नीचे की तरफ बैंड होने की जगह इस बार लाइट क्या होगा, पहले नीचे की तरफ बैंड हुई थी, इस बार लाइट नीचे की तरफ बैंड ना होके नॉर्मल की तरफ बैंड ना होके कहां जाएगी, ऊपर की तरफ उठेगी। जहां पर ये पॉइंट आके मिली है वहां पर ही हमने एम से लेके एम डैश क्या बना दिया, एक और नॉर्मल बना दिया इस पॉइंट पे। तो जहां पर रिफ्रैक्टेड रे आके हमारी टच हो रही है लास्ट पॉइंट पर, फिर उसके बाद जो निकल रही है इमरजेंट रे उससे लेकर के हमारा इस नॉर्मल तक का जो एंगल होता है, सेकंड वाला जो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है उसको हम बोल देते हैं एंगल ऑफ इमरजेंट, क्योंकि ये कौन सी रे है, इमरजेंट रे है ना, एंगल ऑफ इमरजेंस कह देते हैं इसको। तो ये कह रहा है ये जो एंगल ऑफ इमरजेंस होगा वो हमेशा एंगल ऑफ इंसिडेंस के क्या होगा, बराबर होगा। कब, जब हम क्या लेंगे, एक बराबर डेंसिटी वाला ग्लास लेंगे। जैसे कि आप ये देख सकते हो इसकी डेंसिटी हर जगह क्या इवन है, इवन डेंसिटी है, मतलब बराबर डेंसिटी है हर पॉइंट पर, कहीं ऐसा तो नहीं कहीं कम डेंसिटी कहीं ज्यादा डेंसिटी, तो एक तो बराबर डेंसिटी है और एक प्लेन सरफेस है। तो जब भी ऐसा है हमारा रेक्टेंगुलर ग्लास क्या होगा, एक तो प्लेन होगा, अगर लगा हो एक तो प्लेन होगा और क्या होगा, डेंसिटी बराबर होगी पूरे में डिस्ट्रीब्यूट, तो क्या होगा, एंगल ऑफ इंसिडेंस बराबर हो जाएगा किसके, एंगल ऑफ इमरजेंस के। ठीक है, और ये कह रहा है इसका जो पाथ चेंज हुआ है ना, ये ओरिजिनल पाथ था इसका डॉट वाला, और ये जो पाथ चेंज हो गया इसका, क्योंकि लाइट की स्पीड कम हो गई थी तो बैंड हो गई थी नॉर्मल की तरफ, है ना, स्पीड ऑफ लाइट क्या हुई फिर ज्यादा हो गई तो अवे फ्रॉम नॉर्मल हो गई वो, है ना, बैंड अवे फ्रॉम नॉर्मल, दूर चली गई नॉर्मल से। तो जो इस बार पाथ जा रहा लाइट का, वो ओरिजिनल वाले पाथ से कितना डिस्प्लेस हुआ है, कितना उसका चेंज हुआ है, डिस्प्लेस जगह चेंज हो गई है, तो उसको कैसे निकालेंगे हम, ये ओ डैश से लेकर के इस लाइन तक हमने एक 90 डिग्री की एक क्या ले ली, स्ट्रेट लाइन ले ली, है ना, क्या ले ली, डिस्प्लेसमेंट ले लिया। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट एक तो जगह चेंज करने को बोल देते हैं, और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, हमारा शॉर्टेस्ट पाथ, तो यहां से लेकर यहां तक हमने क्या लिया, शॉर्टेस्ट पाथ ले लिया, स्ट्रेट लाइन ले ली, और इसी डिस्टेंस को, इसी डिस्प्लेसमेंट को हम क्या कह देते हैं, ये ओरिजिनल पाथ जो था इसका लाइट का, उससे लेकर के जो पाथ हमारा बन गया नए वाला, उससे लेकर के दूरी क्या कहलाती है, हमारी लेटरल डिस्प्लेसमेंट। और ये जो लेटरल डिस्प्लेसमेंट है ये किस वजह से होता है, क्योंकि एक दो कारण पे डिपेंड करता है ये, एक तो हमारा थिकनेस ऑफ ग्लास, मतलब ये जो मेरी ग्लास स्लैब है ये कितनी थिक है, अगर ये ज्यादा थिक होती तो हमारा डिस्प्लेसमेंट और ज्यादा होता, अगर ये कम थिक होती तो डिस्प्लेसमेंट थोड़ा कम हो जाता। तो जितनी ज्यादा थिक उतना ज्यादा डिस्प्लेसमेंट। एक तो थिकनेस पे डिपेंड करता है, और किस पे डिपेंड करता है, हमारे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पर, कि जो हमारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा वो हर मीडियम का अलग अलग होता है, एयर का अलग है, वाटर का अलग है, ग्लास का अलग है, ऑयल का अलग है। तो हमारे हर ऑब्जेक्ट का, हर सब्सटेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अलग होता है, जिस वजह से वहां पर जो है डिस्प्लेसमेंट लाइट का क्या होता है, लेटरल डिस्प्लेसमेंट अलग अलग होता है। अब ये बात आती है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है, वो देखेंगे हम दो तीन टॉपिक, एक दो टॉपिक बाद देखेंगे, लेकिन उससे पहले हम क्या जानते हैं, थोड़ा इसी के बारे में थोड़ा जानते हैं कि चीजें क्लियर होगी ना पूरी, कि एयर से रेयर से डेंसर मीडियम में जाएगी तो लाइट नीचे की तरफ बेंड होगी, क्यों, क्योंकि स्पीड कम होगी, क्योंकि जगह कम है ट्रेवल करने के लिए। फिर उसके बाद कह रहा है कि डेंसर से रेयर में जाएगी तो स्पीड बढ़ेगी, तो क्या होगा, लाइट ऊपर की तरफ उठेगी, क्यों, क्योंकि एक जनरल कंसेप्ट है हमारा, जैसे कि आपने देखा होगा बाइक पे आप तेजी से चल रहे हो और एकदम से आपने अगला ब्रेक लगा लिया, तो क्या होगा, आप आगे की तरफ बेंड हो जाओगे, है ना, झुक जाओगे ना नीचे की तरफ, क्यों, क्योंकि एकदम से स्पीड क्या हो गई, कम हो गई, एकदम से ब्रेक लग गई, है ना। लेकिन वही काम यहाँ पे हुआ कि एकदम से स्पीड क्या हो गई, कम हो गई, ब्रेक लग गई, तो क्या हुई, नीचे की तरफ को बेंड हो गई। लेकिन जैसे ही आप बाइक पर चल रहे हो कम स्पीड पे, आपने एकदम से क्लच छोड़ दी और रेस दे दी एकदम से बहुत तेजी से, तो क्या होगा, आप तुरंत पीछे की तरफ को उठ जाओगे, है ना, होता है ना, गाड़ी में हम ट्रेवल कर रहे हैं, बस में या बाइक पे, कभी भी हम ट्रेवल कर रहे हैं, एकदम से स्पीड जब बढ़ती है तो हम क्या होता है, पीछे की तरफ झटका लगता है ना, ऊपर की तरफ को उठते हैं, तो वही क्यों, क्योंकि स्पीड बढ़ गई एकदम से। वही काम यहाँ पे हुआ, जैसे ही ग्लास से एयर में गई लाइट, डेंसर से रेयर में गई, तो स्पीड क्या हुई, एकदम से लाइट की बढ़ गई, जिस बढ़ने की स्पीड की वजह से लाइट क्या हुआ, ऊपर की तरफ को उठ गई। तो जब जब हमारी स्पीड घटेगी तब तक लाइट नीचे की तरफ बेंड होगी टुवार्ड्स नॉर्मल, और जब जब स्पीड ऑफ लाइट बढ़ेगी तब तक वो बेंड होगी अवे फ्रॉम नॉर्मल, ऊपर की तरफ को उठेगी। ये चीज क्लियर है हमारी, कैसे कैसे हमारी लाइट जो है ट्रेवल करती है एक मीडियम से दूसरे मीडियम में, क्लियर हो गया हमारा। और ये हमारा लेटरल डिस्प्लेसमेंट कहलाया, है ना, इस पाथ से लेकर के इस वाले पाथ तक का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस इनके बीच में, ये जो बनाया मैंने, है ना, रेड डॉट डॉट से, ये हमारा लेटरल डिस्प्लेसमेंट हो गया। अभी हमने एक्सपेरिमेंट भी करके देखा था और थ्योरेटिकली भी देखा कि जब लाइट ओब्लिकली आई तो उसका पाथ क्या हो गया, चेंज हो गया, स्पीड ऑफ लाइट चेंज होने की वजह से। लेकिन मैंने अभी पढ़ाते पढ़ाते बोला ना कि अगर 90 डिग्री से सीधी आए
या 180 डिग्री से आए तो क्या पाथ चेंज होगा? तब पाथ चेंज नहीं होगा। स्पीड तो तब चेंज होगी, लेकिन एंगल की वजह से तब पाथ चेंज नहीं होगा। पाथ चेंज सिर्फ तभी होगा लाइट का जब लाइट कैसे आएगी? ओब्लिकली आएगी, डायगोनली या टेढ़ी आएगी। ठीक है, तो ये भी करके देख लेते हैं। चलो देखो, अब ये मेरी लाइट कैसे है? सीधी है ना, 180 डिग्री पर। तो लाइट का जो पाथ है वो क्या नहीं हो रहा? देखो चेंज नहीं हो रहा। देखो 180 डिग्री पे आ रही है ना, तो सीधी आई सीधी चली गई। क्या पाथ चेंज हुआ? नहीं, बस स्पीड ऑफ लाइट कम हुई होगी। लेकिन अगर मैं लाइट को क्या करूं? ओब्लिकली करूं, टेढ़ा करूं, तो पाथ चेंज हो गया, स्पीड ऑफ लाइट चेंज होने के साथ साथ। लेकिन अगर मैं फिर से 90 डिग्री पर लिया हूं तो ना तो क्या नाम है, पाथ चेंज बिल्कुल भी नहीं हो रहा। स्पीड ऑफ लाइट चेंज हुई होगी लेकिन पाथ चेंज नहीं हो रहा। तो ये भी हमें क्लियर हो गया कि जो पाथ है वो चेंज तभी होगा जब एंगल ना तो 90 डिग्री हो और ना ही क्या हो, 180 डिग्री हो। तो ये तो हमने करके देख लिया ग्लास स्लैब में। ठीक है, और इस बार हमने क्या देखा था कि दो ही मीडियम में करके देखा, एयर से ग्लास में, ग्लास से एयर में। अगर मैं तीन तीन मीडियम साथ में लिया हूं तो तब क्या होगा? इसका अंदाजा मुझे भी नहीं है, चलो करके देखते हैं। देखो ये है मेरा ग्लास, ग्लास के अंदर भरा हुआ पानी दिख रहा होगा। तो एक मीडियम हो गया एयर, एक हो गया ग्लास, एक हो गया वाटर, तीन तीन मीडियम हो गए। तब देखते हैं क्या एक्सपेरिमेंट होगा हमारा, करके देखते हैं। तो देखो ये मेरी क्या है? लाइट है। अब तीन तीन मीडियम उसके बावजूद भी मेरा पाथ जो है चेंज नहीं हो रहा लाइट का। क्यों? क्योंकि 180 डिग्री है अभी एंगल इसका। और अगर मैं 90 डिग्री लाऊं तो तब भी पाथ क्या नहीं हो रहा? चेंज नहीं हो रहा। जबकि तीन तीन मीडियम हो गए अलग अलग, एयर, वाटर, ग्लास, है ना। लेकिन अगर मैं लाइट को कर दूं टेढ़ा तो देखो तो क्या हो रहा? पाथ चेंज हो रहा है। देखो अभी ग्लास से जा रही है एयर में, एयर से ग्लास में, ग्लास से एयर में, और एयर से वाटर में जा रही है लाइट, है ना। तो पाथ क्या हो रहा है? चेंज हो रहा है। अब देखो एयर से ग्लास में से वाटर में, तो क्या हो रहा? पाथ चेंज हो रहा है। हो रहा ना चेंज? तो हमें ये देखने को मिला। कितनी बार चेंज हो रहा है? देखो 3 बार। एक लाल लाइट दिख रही होगी, एक ग्रीन दिख रही होगी, है ना, दिख रही है आपको। तो ये किस वजह से? क्योंकि तीन तीन हमारे क्या है यहाँ पर? मीडियम है हमारे, है ना। तीन तीन मीडियम है हमारे। तो तीन तीन मीडियम की वजह से जो हमारी लाइट है वो क्या हो रही है? ज्यादा बार उसका पाथ चेंज हो रहा है। तो जितनी बार जो है हमारा पाथ मीडियम चेंज होगा उतनी बार लाइट का हमारा क्या होगा? पाथ चेंज होगा। ये क्लियर हो गया हमारा। अब हम करेंगे हमारा नेक्स्ट टॉपिक। अभी हमने देखा रिफ्रैक्शन थ्रू अ रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब, जिसमें हमने देखा कि अगर हम एक रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब ले और उस पे आके क्या करे? एक लाइट इंसिडेंट करे, है ना। और इस जो ये लाइट इंसिडेंट कर रही थी इसको हमने क्या नाम दिया था? इंसिडेंट रे नाम दिया था। और जिस पॉइंट पर ये इंसिडेंट रे आकर इंसिडेंट कर रही है उसी पॉइंट पे हमने क्या बनाया था? एक 90 डिग्री की लाइन बनाई थी, जिसको हमने कहा था ये नॉर्मल है। फिर ये हमने देखा कि जैसे इंसिडेंट रे, मान लो ये एयर है ना, और ये एयर कैसा मीडियम है? रेयर मीडियम है। फिर ये जो रेयर मीडियम जो है हमारा एयर, वहां से हमारी लाइट कहां जा रही थी? हमारी लाइट जा रही थी ग्लास में, जो कि हमारा कैसा मीडियम है? डेंसर मीडियम है ना। कैसा मीडियम है? डेंसर मीडियम है। तो जैसे ही लाइट रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में जा रही थी तो लाइट क्या हो रही थी? बैंड हो रही थी टुवार्ड्स नॉर्मल। क्योंकि स्पीड क्या हो रही थी? अभी तो इस एयर में अपनी मैक्सिमम स्पीड से वो चल रही है ना। लेकिन जैसे ही ग्लास में घुसी तो उसकी स्पीड क्या हो गई? एकदम से कम हो गई, एकदम से ब्रेक लग गई, जिस वजह से वो लाइट क्या हुई? बैंड हुई नीचे की तरफ को, है ना। तो नीचे की तरफ को बैंड हो गई। और जैसे ही नीचे की तरफ को लाइट बैंड हुई तो क्या हुआ? उसका जो पाथ था वो क्या हो गया? चेंज हो गया। जो पाथ ऐसे जाना था वो क्या हो गया? अब वो ऐसे जा रहा है पाथ। और ये जो हमारी रे जा रही थी अब बैंड होने के बाद, इस रे को हमने क्या दिया था? रिफ्रैक्टेड रे। क्या बोल दिया था? रिफ्रैक्टेड रे। अब आप इसमें एक चीज देखो कि जो हमारा इंसिडेंट रे है और जो रिफ्रैक्टेड रे है और जो नॉर्मल है वो कर रही है और लाई एक ही प्लेन पर लाई कर रही है ना। ऐसा तो नहीं है कि ये मेरा एक ग्लास स्लैब है, इसमें ये लाइट आई और इस पॉइंट पर इंसिडेंट हुई, मैंने नॉर्मल इधर बना दिया, और जो मेरी रिफ्रैक्टेड रे है वो इधर से निकल रही है। ऐसा तो नहीं है कि ये इंसिडेंट रे आई, ये नॉर्मल बन गया और ये रिफ्रैक्टेड रे गई। ऐसा तो नहीं होगा ना कभी भी। जिस पॉइंट पे आके इंसिडेंट रे, जिस प्लेन पे आकर इंसिडेंट होगी, उसी प्लेन पर, उसी पॉइंट से क्या करेगी? रिफ्रैक्टेड रे निकलेगी। और उसी पॉइंट पर हम क्या बनाते हैं? 90 डिग्री एक स्ट्रेट लाइन नॉर्मल बना देते हैं। और यही हमारा क्या कहलाता है? यही हमारा कहलाता है लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन का पहला लॉ, कि इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे और नॉर्मल, ये जिस इंटरफेस पर, इंटरफेस मतलब कि जिस जगह पर एयर और डेंसर या एयर और ग्लास या रेयर और डेंसर मतलब दो अलग अलग मीडियम क्या कर रहे हैं? मिल रहे हैं, है ना। देखो यहाँ पर एयर भी है इस पॉइंट पे, इस लाइन पे,
और ग्लास भी है। तो जिस इंटरफेस पे दोनों मिल रहे हैं उस जगह पर क्या करेगी, ये दो ट्रांसपेरेंट मीडिया के, एक कौन हो गया ट्रांसपेरेंट मीडिया, एक एयर हो गया और एक ग्लास हो गया, उस जगह पर ये क्या करेगी, ऑल लाई ऑन द सेम प्लेन। मतलब इंसिडेंट रे, नॉर्मल और रिफ्रैक्टेड रे, ये तीनों की तीनों क्या करेगी, इसी सेम प्लेन पर लाई करेगी। और ये हमारा क्या है, लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन का पहला लॉ। अब सेकंड लॉ देखने से पहले आप एक चीज देखो जो हमने अभी पढ़ी हुई थी कि इंसिडेंट रे जब इंसिडेंट होती है किसी ग्लास पर तो वो नॉर्मल के साथ क्या बनाती है, एक एंगल बनाती है, जिसको हमने क्या नाम दिया था, एंगल ऑफ इंसिडेंस नाम दिया था। फिर वही रे जो रिफ्रैक्ट होकर अंदर जा रही थी, रिफ्रैक्टेड रे हमारी, वो नॉर्मल के साथ एक एंगल बना रही है जो क्या है, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है। अब एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन तो इक्वल होंगे नहीं, क्योंकि अगर ये इक्वल होते तो इसकी डायरेक्शन थोड़ी चेंज हो जाती, पाथ थोड़ी चेंज हो जाता। तो क्या हुआ है, एंगल आई एंगल आर के इक्वल तो है नहीं, है ना, क्योंकि जो ये इंसिडेंट रे जा रही है, अगर ये दोनों एंगल इक्वल होते तो सीधी चली जाती, है ना। एंगल हुआ चेंज तभी तो ये लाइट क्या हुई है, बैंड हुई है। अब ये एंगल चेंज क्यों हुआ, हमने ये भी देखा कि जो हमारी स्पीड ऑफ लाइट है वो क्या हुई है, चेंज हुई है। जैसे वो एयर से कहीं कहा ग्लास में, है ना, तो स्पीड ऑफ लाइट क्यों चेंज हुई, डेंसिटी की वजह से, ये हमने देखा। अब इसमें एक चीज जानो कि डेंसिटी की वजह से क्या हो रही है, स्पीड ऑफ लाइट चेंज हो रही है, जिस वजह से डायरेक्शन चेंज हो रही है। तो डेंसिटी जो है हमारी ग्लास की क्या कभी चेंज हो सकती है। जैसे मैं एक ग्लास लू, कोई ग्लास स्लैब मैंने लिया, अब वो जो ग्लास स्लैब है वो ऐसा हो सकता है कि एक पॉइंट पर उसकी कुछ डेंसिटी और एक पॉइंट पर उसकी कुछ डेंसिटी है, या एक बार मैं उसमें लाइट मार रहा हूं तो कुछ और डेंसिटी है, अगले 2 मिनट बाद में लाइट मारूंगा तो कुछ और डेंसिटी हो जाएगी। ऐसा तो कभी नहीं होगा ना, उसकी डेंसिटी जो है ग्लास स्लैब की हर बार उतनी रहेगी, है ना। और जो एयर है उसकी डेंसिटी भी कभी नहीं चेंज हो सकती। अगर टेम्परेचर और प्रेशर सेम है और एयर क्या मेरी प्योर है तो उसकी डेंसिटी हमेशा क्या रहेगी, उतनी ही रहेगी। इसका मतलब जो लाइट एयर में ट्रेवल कर रही है वो हर बार उतनी ही स्पीड से ट्रेवल करेगी। ऐसे ही ग्लास में जब मेरी लाइट ट्रेवल कर रही है तो जितनी मर्जी बार मैं ग्लास में लाइट लेकर जाऊं वो हर बार उतनी ही स्पीड से जो है ग्लास में ट्रेवल करेगी। इसी तरह जैसे वाटर ले लो, अब वाटर अगर मेरा प्योर है, उसमें कुछ नहीं मिला हुआ, है ना, तो मेरी वाटर की जो डेंसिटी है वो हर बार उतनी रहेगी, कभी डेंसिटी तो नहीं बदलेगी वाटर की। इसका मतलब क्या हुआ, अब डेंसिटी नहीं बदलेगी तो जो स्पीड ऑफ लाइट है वो भी वाटर के अंदर हर बार नहीं बदलेगी। भाई एयर से तो चेंज होएगी, एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाएगी तो कम ज्यादा होएगी स्पीड ऑफ लाइट, है ना, दूसरे मीडियम से कंपेयर करूंगा तो। लेकिन अगर मैं वाटर की स्पीड ऑफ लाइट वाटर में कंपेयर कर रहा हूं वाटर से ही, तब थोड़ी बदल जाएगी, हर बार वाटर में स्पीड ऑफ लाइट उतनी रहेगी। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हर बार जो हमारे मीडियम है, जैसे एयर हो गया तो उसकी डेंसिटी हर बार उतनी है, ग्लास हो गया उसकी डेंसिटी हर बार उतनी है, वाटर हो गया उसकी डेंसिटी हर बार उतनी है। इसका मतलब जब जब लाइट इन मीडियम्स के अंदर ट्रेवल करेगी हर बार उतनी ही स्पीड से ट्रेवल करेगी। और इसका ये मतलब हुआ कि जब भी जितनी मर्जी बार जो लाइट है वो एयर से ग्लास में आएगी, उस सेम ग्लास स्लैब में, सेम डेंसिटी वाले ग्लास स्लैब में हर बार लाइट उतनी ही बैंड होगी, क्योंकि हर बार डेंसिटी उतनी है, हर बार लाइट की स्पीड उतनी ही कम होगी जितनी पहली बार हो रही थी, चाहे कितनी बार करके देख लूं, है ना, तो हर बार लाइट उतनी ही बैंड होगी। और इसका क्या मतलब हुआ कि हर बार एंगल आर क्या होगा, उतना ही बनेगा जितना पहली बार बन रहा होगा, है ना। और ये तो रही बात एयर और ग्लास की। अगर मैं एयर से वाटर में लेके जाऊं, है ना, या वाटर से ग्लास में लेके जाऊं, या ग्लास से वाटर में लेके आऊं, तो क्या ये कह रहा है कि क्या स्पीड ऑफ लाइट जो एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाने पर चेंज हो रही है, क्या वो अलग अलग चेंज होगी, हर बार उतनी ही चेंज होगी ना, क्योंकि जो डेंसिटी है वो हर बार सेम है। तो स्पीड ऑफ लाइट भी जो जा रही है वो हर बार उतनी ही चेंज होगी, क्योंकि एक ग्लास है उसमें हर बार उतनी रहनी है स्पीड ऑफ लाइट, वाटर में हर बार स्पीड ऑफ लाइट उतनी रहनी है। तो जो स्पीड ऑफ लाइट है जब एक मीडियम के अंदर हर बार उतनी ही रहनी है, तो जो चेंज आएगा एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाने के समय पर, वो भी चेंज भी हर बार क्या आएगा, सेम आएगा, कांस्टेंट आएगा। इसका क्या मतलब हुआ कि ये जो एंगल अगर इक्वल नहीं है, लेकिन इनका जो रेशियो है, अगर हम कंपेयर करें, कंपेयर करते तो क्या निकालते हैं, रेशियो निकालते हैं ना। तो अगर हम रेशियो निकाले, जैसे हम रेशियो किसका निकाल रहे थे, हाइट ऑफ इमेज का निकाल रहे थे, कंपेयर कर रहे थे किससे, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट से,
तो हमने क्या करा था, क्या निकालने के लिए, मैग्निफिकेशन निकालने के लिए। भाई मैग्निफिकेशन क्या था, कंपैरिजन ऑफ हाइट्स बिटवीन हाइट ऑफ इमेज एंड हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। तो कंपैरिजन करते टाइम क्या निकाल रहे थे, रेशो निकाल रहे थे। तो अगर मैं मैग्निफिकेशन का रेशो निकाल रहा था तो हाइट ऑफ इमेज निकाल रहा था किसके कंपैरिजन में, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट के कंपैरिजन में, है ना। और इसी से मैंने क्या निकाला, कंपैरिजन करते टाइम रेशो निकाल लिया, उसी को क्या नाम दे दिया, मैग्निफिकेशन। तो इसी तरह अगर मैं कंपेयर करूं कि जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है वो कितना चेंज होगा, है ना। भाई जो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है वो कितना बना है हर बार, मतलब स्पीड ऑफ लाइट हर बार कितनी चेंज हुई है, तो उसके लिए मैं क्या निकालूंगा, रेशो निकालूंगा। तो ये कह रहा जो ये एंगल है ना साइन आई, ये एंगल जो है साइन आई, अगर मैं उसको डिवाइड करूं किससे, साइन आर से, ठीक है, इनका क्या निकाल लो, एक रेशो निकाल लो। इस रेशो का मतलब क्या हुआ कि जो लाइट है इंसिडेंट रे वो एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाते टाइम कितना एंगल चेंज कर रही है ना। और उनका जो रेशो आएगा हर बार क्या आएगा, कांस्टेंट आएगा, हर बार सेम आएगा। और यही क्या है मेरा, यही है मेरा सेकंड लॉ ऑफ लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। और जिसको हम और क्या नाम दे देते हैं, इसको हम और क्या नाम देते हैं, स्नेल्स लॉ। एग्जाम में ये कई बार सिर्फ स्नेल्स लॉ के नाम से भी आ जाता है कि व्हाट इज स्नेल्स लॉ, है ना। अगर लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन पूछा तो हमें दोनों बताने हैं, लेकिन अगर एग्जाम में पूछा व्हाट इज स्नेल्स लॉ, तब हमें सिर्फ ये वाला लॉ बताना है कि जो रेशियो होता है ना साइन एंगल ऑफ इंसिडेंस का और साइन एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन का, वो हमेशा क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है फॉर गिवन पेयर ऑफ मीडिया। मतलब अगर मैं एयर से ग्लास में लाइट लेकर जाऊं तो हर बार उतनी ही बैंड होगी, अगर मैं ग्लास से वाटर में लेके जाऊं लाइट को तो हर बार उतनी ही बैंड होगी, अगर मैं वाटर से ग्लास में लेके जाऊं तब भी हर बार उतनी ही बैंड होगी, है ना। ये इनकी वैल्यू आपस में तो अलग हो जाएगी, मतलब एयर टू ग्लास में गया, है ना, तब जो बैंड होगी वो एयर टू ग्लास जाने में हर बार उतनी ही बैंड होगी, लेकिन वो अलग होगी किससे, जब लाइट कहां जाएगी, एयर से वाटर में जाएगी, है ना, एयर से वाटर में जाएगी तब अलग एंगल से बैंड होगी। लेकिन जितनी बार भी एयर से वाटर में लेके जाऊंगा उतनी बार उतनी ही बैंड होगी वो, है ना। एयर से वाटर में जाने पे तो हर बार उतनी ही बैंड होगी, लेकिन इस वाले से तो अलग होगी। ऐसे अगर मैं वाटर से एयर में लेके जाऊं तो इस बार डेंसर से रेयर में जा रही है, इस बार लाइट क्या करेगी, अवे फ्रॉम नॉर्मल जाएगी, लेकिन हर बार उतनी ही अवे फ्रॉम नॉर्मल जाएगी जब लाइट वाटर से एयर में जाएगी, है ना। कभी भी वो चेंज नहीं होगी, लेकिन वो इससे चेंज होगा एंगल, और ये वाला इससे, ये आपस में तो अलग अलग होंगे एंगल, लेकिन जितनी बार भी मैं एयर से ग्लास में लाइट ले जाऊं उतना ही एंगल चेंज होगा, उतनी ही पाथ चेंज होगा। जितनी बार मैं एयर से वाटर में लेके जाऊं उतनी बार ही उसमें क्या होगा, वही एंगल आएगा। तो ये आप समझ गए होंगे कि लाइट जो है हमारी, स्पीड ऑफ लाइट हर बार उतनी ही चेंज होगी जब मैं क्या लूं, एक गिवन पेयर ऑफ मीडियम लूं, है ना। मीडियम प्लूरल वर्ड हो गया किसका, मीडियम का। तो अगर मैं हर बार वही मीडियम ले रहा हूं एयर से ग्लास में, तो हर बार जो साइन आई अपन साइन आर आएगा उसकी वैल्यू क्या आएगी, सेम आएगी, क्योंकि हर बार स्पीड ऑफ लाइट उतनी ही चेंज होगी, है ना। अब ये हमारा क्या हुआ, स्नेल्स लॉ, और इसके साथ हमने क्या पढ़ा, लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। अब देखते हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक। अब हमारा रिफ्रैक्शन थ्रू रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब और हमारे लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन के बाद हमने देखना है कि जो हमने रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब में देखा था ना रिफ्रैक्शन के टाइम पर, कि जो लाइट का ओरिजिनल पाथ था वो उससे क्या हो गई थी, डिस्प्लेस हो गई थी, और ओरिजिनल पाथ की और जो न्यू पाथ था उसके और उसके बीच में जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस था, जिसको हमने कहा था लेटरल डिस्प्लेसमेंट, हमने कहा था वो दो चीजों पर डिपेंड करता है, एक तो उसकी रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब की थिकनेस पर और एक रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पर। तो हमने कहा था ना कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या चीज है, जो आगे देखेंगे। तो अब हम देखते हैं हमारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अब ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है, देखो हमने ये पता है कि जो स्पीड ऑफ लाइट है वो एयर में कुछ है ना, वाटर में कुछ और हो गई, क्योंकि वहां डेंसिटी अलग हो गई, और जहां ग्लास आया वहां स्पीड ऑफ लाइट कुछ और हो गई, क्योंकि वहां डेंसिटी अलग हो गई। तो हमने देखा कि अलग अलग मीडियम में डेंसिटी अलग अलग होने के कारण स्पीड ऑफ लाइट अलग अलग होती है ना। तो जब हम इन स्पीड ऑफ लाइट्स का क्या निकाल दें, कंपेरिजन कर दे, जैसे कि अगर मैं कहूं मेरी जो स्पीड ऑफ लाइट है वो वाटर से किस में जा रही है, ग्लास में जा रही है
स्पीड लाइट मेरी, है ना। और मुझे पता है कि स्पीड ऑफ लाइट वाटर में कम होती है, ज्यादा होती है, ग्लास में और कम हो जाती है ना। एयर में इनसे भी ज्यादा होती है, वैक्यूम में मैक्सिमम होती है। अब एक चीज देखो कि अगर मेरी लाइट कहां जा रही है, वाटर से ग्लास में जा रही है। अब वाटर में कुछ ना कुछ स्पीड ऑफ लाइट रही होगी और ग्लास में कुछ ना कुछ स्पीड ऑफ लाइट रही होगी। अगर मैं इन दो मीडियम का क्या निकाल दूं, इनकी स्पीड ऑफ लाइट्स का क्या निकाल दूं, कंपेरिजन निकाल दूं, यानी कि रेशियो निकाल दूं, है ना। जब हम कंपेयर करते हैं किसी दो वैल्यू को तो हम क्या निकालते हैं, उनका रेशियो निकालते हैं। तो देखो अगर मैं स्पीड ऑफ लाइट मान लूं कि जो वाटर है स्पीड ऑफ लाइट रही होगी मान लो 3 और ग्लास में मान लो और रही होगी कम कितनी 2। तो अगर मैं निकालू कहूं कि इनको मैं क्या कर दूं, रेशियो निकाल लूं, तो रेशियो निकालते टाइम मेरी दो अलग अलग वैल्यू आएंगी। देखो कैसे, एक बार मैं 3/2 कर दूं, है ना, और एक बार मैं 2/3 कर दूं। तो 3/2 करने पर तो आ रही है वैल्यू 1.5 और 2/3 करने पर आ रही है वैल्यू 0.6 समथिंग, है ना। अब ये कह रहा है कि दो अलग अलग वैल्यू आ रही है। तो मैंने कहा कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है जब मैं दो मीडियम का, जिन दो मीडियम के बीच में लाइट जा रही है उनके बीच में जो लाइट की स्पीड में डिफरेंस आया है ना, क्योंकि स्पीड मीडिया डेंसिटी अलग अलग है तो स्पीड ऑफ लाइट अलग अलग है। तो इन अलग अलग स्पीड ऑफ लाइट के बीच में अगर एक मीडियम से दूसरे मीडियम में लाइट जा रही है तो उनमें जो अलग अलग स्पीड ऑफ लाइट है उनका रेशियो निकाल लूं तो वो उसका क्या कहलाता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहलाता है। लेकिन अगर मैं कहूं कि स्पीड ऑफ लाइट मान लो इसमें 3 है और इसमें 2 है और रेशियो तो दो तरीके से निकल सकता है, एक 3/2 करके, एक 2/3 करके, और दोनों में वैल्यू अलग अलग आ रही है। तो कौन सी वैल्यू किसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगी। देखो अगर मैं कह रहा हूं कि मुझे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना है ग्लास का विद रेस्पेक्ट टू वाटर, मतलब ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना है किससे कंपेयर करते हुए, वाटर से कंपेयर करते हुए, कि वाटर में क्या स्पीड ऑफ लाइट रही उसके कंपैरिजन में ग्लास की क्या स्पीड ऑफ लाइट रही। तो इस केस में क्या करूंगा, मैं ग्लास की स्पीड ऑफ लाइट नीचे रखूंगा अगर मैं ग्लास की निकाल रहा हूं, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, और वाटर की क्या रखूंगा, ऊपर रखूंगा। तो ग्लास की क्या थी 2 नीचे की तरह इधर देखो, और वाटर की क्या थी स्पीड ऑफ लाइट 3। तो ये जो मेरा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आया है ना, इसका मतलब ये जो मेरा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आया है ये किसका माना जाएगा, ग्लास का। असल में ये नहीं होता, वाटर से कंपेयर करते हुए। तो एक एग्जांपल लेके वैल्यूज लेके कुछ मैंने आपको बताया कि इस केस में क्या होगा, ये ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स माना जाएगा क्योंकि इसमें ग्लास का स्पीड ऑफ लाइट क्या है, नीचे है, और वाटर की स्पीड ऑफ लाइट क्या है, ऊपर है। वही अगर मैं इसकी बात करूं तो इसमें स्पीड ऑफ लाइट नीचे किसकी है, वाटर की, और ग्लास की कहां, ऊपर। तो ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स माना जाएगा किसका, जिसकी स्पीड ऑफ लाइट नीचे है, और इस नीचे किसकी है, वाटर की। तो ये वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स माना जाएगा। तो दो तरीके से हम क्या निकाल सकते हैं, रेशियो निकाल सकते हैं। अब जिसका स्पीड ऑफ लाइट नीचे है वो उसी का क्या कहलाएगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहलाएगा। ठीक है, तो वही हम यहाँ पर अब देख लेते हैं कि हमारा जो V1 है, मान लो दो मीडियम हमारे कोई भी, मीडियम 1 मीडियम 2। अब जैसे ये तो वाटर ग्लास था, तुम वाटर और ऑयल ले लो, है ना, अलग अलग डेंसिटी है, अलग अलग स्पीड ऑफ लाइट है। तुम ग्लास और ऑयल ले लो, या ग्लास के साथ कुछ भी ले लो, या वाटर के साथ कुछ और ले लो, है ना, या ऑयल के साथ तुम कुछ और सब्सटेंस ले लो जिसमें लाइट अंदर एंटर कर सकती है ना, रिफ्रैक्शन हो सकता है जिसमें। तो वहां क्या होगा, स्पीड ऑफ लाइट अलग होगी। तो वहां से हम क्या निकाल सकते हैं, उनका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकाल सकते हैं, मतलब स्पीड ऑफ लाइट का रेशियो निकाल सकते हैं, और जो कि हमारा क्या कहलाता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अब जैसे मान लो दो मीडियम है, मीडियम 1 मीडियम 2। तो मीडियम 1 में स्पीड ऑफ लाइट रही होगी V1, मीडियम 2 में स्पीड ऑफ लाइट रही होगी V2। तो अगर मुझे स्पीड क्या निकालना है, हमें निकालना है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सेकंड मीडियम का विद रेस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम। तो मैं उससे किसे डिनोट कर दूंगा, N21 से डिनोट कर दूंगा। तो ये N21 का मतलब क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम विद रेस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम। और ये कब आएगा, जब फर्स्ट मीडियम का क्या हो जाएगा, स्पीड ऑफ लाइट ऊपर रख देंगे और सेकंड मीडियम की स्पीड ऑफ लाइट नीचे रख देंगे। तो ये क्या आ गया, रेशियो आ गया। इसका मतलब क्या हुआ कि सेकंड मीडियम में जो स्पीड ऑफ लाइट रही वो फर्स्ट मीडियम की स्पीड ऑफ लाइट के कंपैरिजन में कितनी रही, है ना। और इसी रेशियो को हम कह देते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो और ये जो हमारा रेशियो आया, ये किसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा, दोनों मीडियम में से जिसकी स्पीड ऑफ लाइट नीचे है। और इसको डिनोट किससे करेंगे, N21 से। 2 का निकाल रहे हैं 1 के रेस्पेक्ट में, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड विद रेस्पेक्ट टू 1 इज डिनोटेड बाय N21। इसी तरह अगर मुझे फर्स्ट मीडियम का निकालना हो तो सेकंड के रेस्पेक्ट में, तो हम उसे डिनोट कर देंगे N12 से, कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ फर्स्ट मीडियम विद रेस्पेक्ट टू सेकंड मीडियम। और अगर फर्स्ट मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकाल रहे हैं तो स्पीड ऑफ लाइट मीडियम 1 रख देंगे नीचे और सेकंड मीडियम की रख देंगे ऊपर। इसका मतलब क्या हुआ कि सेकंड मीडियम के रेस्पेक्ट में, है ना, या सेकंड मीडियम के कंपैरिजन में फर्स्ट मीडियम की स्पीड ऑफ लाइट
कितनी रही, और वही कहलाएगा फर्स्ट मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, और इसको डिनोट कर देंगे n12 से। अब ये तो रही बात कब, जब हमारे जो मीडियम है जिनमें लाइट ट्रेवल कर रही है वो वाटर, ग्लास या ऑयल वगैरह कुछ भी अलग अलग है ना, ये डायमंड हो गया, कैरोसिन हो गया, ये सब कुछ भी इस तरीके से हमारे अलग अलग सब्सटेंसेस जिनमें लाइट ट्रेवल कर रही है। लेकिन अगर इनमें से, इन दो मीडियम में से एक हमारा मीडियम हो जाए क्या, या तो एयर या वैक्यूम, क्योंकि इनमें स्पीड ऑफ लाइट क्या रहती है, मैक्सिमम में रहती है। वैसे तो मैक्सिमम वैक्यूम में है, एयर में थोड़ी सी कम हो जाती है, लेकिन वो नेग्लिजिबल कम है, तो उसको भी मान लेते हैं कि जो स्पीड ऑफ लाइट वैक्यूम में है मान लो वही एयर में है। तो अगर मैं स्पीड ऑफ लाइट निकालू मान लो गिलास का, है ना, मान लो मैं स्पीड ऑफ लाइट निकालू किसका, ग्लास का, ठीक है, तो किसके रेस्पेक्ट में निकालू, एयर के रेस्पेक्ट में या वैक्यूम के रेस्पेक्ट में, तो क्या होगा बताओ। अगर मैं एक ग्लास का निकाल दूं एयर के रेस्पेक्ट में, तो एयर में जो स्पीड ऑफ लाइट है वो ऊपर रख दूंगा, ग्लास की जो स्पीड ऑफ लाइट है वो नीचे रख दूंगा, तो ये क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा मेरा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रेस्पेक्ट टू एयर। यहाँ क्या आ जाएगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रेस्पेक्ट टू एयर। तो जब हम इस तरीके से एयर कह लो या वैक्यूम कह लो, है ना, तो जब इस तरीके से हम किसी का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकाल लेते हैं, है ना, ये एन क्या हो गया रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ग्लास का निकाल रहे हैं, ग्लास नीचे है, ग्लास विद रेस्पेक्ट टू एयर, एयर के रेस्पेक्ट में ग्लास का निकाल रहे हैं, एयर के रेस्पेक्ट में ग्लास का निकाल रहे हैं। तो जब ऐसे हो जाए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, तो हम उसको अलग एक नाम दे देते हैं, क्या, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। कि जब हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकाले किसी मीडियम का विद रेस्पेक्ट टू वैक्यूम या फिर एयर, क्योंकि इनमें स्पीड ऑफ लाइट क्या होती है, मैक्सिमम होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड, और इसका फॉर्मूला क्या बन जाएगा, n = c/v। क्यों, क्योंकि c क्या है, स्पीड ऑफ लाइट है इन एयर या वैक्यूम, है ना। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं ऊपर एयर रखा, तो ऊपर एयर की स्पीड ऑफ लाइट है, नीचे क्या था, ग्लास का स्पीड ऑफ लाइट थी, और उसको हम किससे डिनोट कर देंगे, v से, और n क्या हमारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसका, उस सब्सटेंस का जिसका हम क्या निकाल रहे हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकाल रहे हैं। तो एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज इक्वल टू स्पीड ऑफ लाइट इन एयर और वैक्यूम अपॉन में स्पीड ऑफ लाइट इन दैट मीडियम जिसका हम एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकाल रहे हैं। जो कि किससे, कैसे मैं बता सकता हूँ, देखो एग्जांपल लेकर, कि अगर ग्लास का निकाला एयर के कंपैरिजन में, तो NGA लिख दिया, जिसको असल में लिखेंगे क्या, जिसको असल में क्या लिखेंगे, N21, क्योंकि यहाँ पर फर्स्ट मीडियम क्या है हमारा, एयर, और सेकंड मीडियम क्या है, ग्लास। तो सेकंड मीडियम का निकाल रहे हैं फर्स्ट के रेस्पेक्ट में, इसलिए लिखेंगे N21। अगर ये तो रही बात ग्लास की, अगर इसी तरह मैं वाटर का निकालना चाहूं तो तब भी एयर का ऊपर आ जाएगा और वाटर का नीचे, तो मैं इसे कह सकता हूं NWA, मतलब वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स विद रेस्पेक्ट टू एयर। अगर मैंने निकाला तो ये वाटर का कैसा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहलाएगा, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहलाएगा। भाई वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स तो ये वाला भी था, है ना, लेकिन ये ग्लास के रेस्पेक्ट में था, ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स तो ये भी था, लेकिन ये वाटर के रेस्पेक्ट में था। लेकिन जब हम किसी का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकाले एयर के रेस्पेक्ट में, तो हम क्या कह सकते हैं उसको, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, जो कि हमने यहाँ पे निकाला। अब इस NWA की जगह मैं ओरिजिनली लिखूंगा क्या, ये तो हो गया मेरा फर्स्ट मीडियम, ये सेकंड मीडियम, इसको लिखूंगा मैं N21, जहां पे मेरा सेकंड मीडियम क्या है, वाटर है। तो ये हो गया रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम। और क्योंकि फर्स्ट मीडियम क्या है मेरा, एयर है, तो जो मेरा सेकंड मीडियम है ये उसका क्या कहलाएगा, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ठीक है, तो ये आपको नोट डाउन नहीं करना कुछ भी, ये तो एग्जांपल लेके आपका एक्सप्लेन किया गया है, आपको नोट डाउन करना है ये पूरा। ठीक है, तो ये हमारा क्या टॉपिक कंप्लीट हुआ, ये हमारा टॉपिक कंप्लीट हुआ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से रिलेटेड कर लेते हैं एक न्यूमेरिकल, जैसे कि हमारा क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है। अब हर न्यूमेरिकल की तरह हम पहले गिवन लिख लेते हैं, है ना। गिवन क्या क्या है हमारा न्यूमेरिकल में दिया हुआ है कि लाइट एंटर्स फ्रॉम एयर टू ग्लास, किससे जा रही है, एयर से जा रही है ना, और किस में जा रही है, ग्लास में जा रही है। ठीक है, ये हो गया एयर टू ग्लास। अब ये कह रहा है कि हैविंग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 1.5, यानी कि ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे दिया कितना, 1.5। तो RI कह लो या N कह लो, किसका, ऑफ ग्लास का, N ऑफ ग्लास। तो ये क्या दे दिया, 1.50 दे दिया, है ना। फिर उसके बाद ये कह रहा है कि स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास क्या होगी, अगर स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम कितनी है, 3 × 10⁸ है, जिसको हम किसे डिनोट कर देते हैं, C से डिनोट कर देते हैं। तो C दे दिया तुम्हें कितना, और पता भी है, तो ना भी दे तो भी पता है कि C की वैल्यू क्या होती है स्पीड ऑफ लाइट की वैक्यूम या एयर में,
3 इंटू 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड, है ना। फिर ये कह रहा है कि अब स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास निकालो, तो स्पीड ऑफ लाइट निकालनी है ना, स्पीड ऑफ लाइट निकालनी है, या v1 कह लो, है ना। स्पीड ऑफ लाइट, स्पीड ऑफ लाइट, स्पीड ऑफ लाइट इन कितनी ग्लास निकालनी है हमें, है ना। तो वो निकालनी है तो क्वेश्चन मार्क लगा दो। अब हम क्या करेंगे, फॉर्मूला लगा देंगे। भाई फॉर्मूला क्या होता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n इक्वल टू क्या होता है, c अपॉन v होता है ना। ये स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास क्या होता है, v तो होता है। तो हमें क्या निकालना, v निकालना है। तो पहले v एक तरफ रखेंगे, बाकी सब दूसरी तरफ। तो ले जाओ v इधर, ले जाओ v इधर, डिवाइड में इधर आके क्या हो गया, मल्टीप्लाई में हो गया। अब v अगर मल्टीप्लाई में n के, तो n उधर जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई कह लो इसको, है ना। तो ये क्या हो गया, c अपॉन में n हो गया। अब यहां से जो v है वो क्या आएगा मेरा, स्पीड ऑफ लाइट इन एयर कितनी है, वैक्यूम 3 इंटू 10 की पावर 8, है ना। और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है, मीटर पर सेकंड है ये। और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना, 1.50। तो 1.50 का डबल क्या होता है, 3 होता है। तो ये क्या आ जाएगा, 1, और ये क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास हमारी क्या आई, 2 इंटू 10 की पावर 8 मीटर पर सेकंड। तो इस तरीके से हमें न्यूमेरिकल्स आ जाते हैं कि इन तीनों में से कोई भी दो चीज दे देगा, और दो में से एक क्या होगी, वो तो हमेशा कंफर्म है। स्पीड ऑफ लाइट इन एयर या वैक्यूम तो दी हुई होगी। अब या तो स्पीड ऑफ लाइट इन दैट सब्सटेंस निकाल दे देगा और पूछ लेगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे देगा और पूछ लेगा वेलोसिटी कितनी होगी उस मीडियम में, है ना। इस तरीके से हमारा छोटा सा एक न्यूमेरिकल आ जाता है, किससे रिलेटेड, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से रिलेटेड। अब देखते हैं हम आगे। अब ये जो हमने न्यूमेरिकल देखा था, जिसमें हमने देखा कि जो ग्लास है हमारा, उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या हुआ था, 1.5 दिया हुआ था। और उससे हमने क्या निकाली थी, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया हुआ था 1.5, उससे हमने निकाली थी उसकी स्पीड इन दैट मीडियम। और वो कैसे आई थी, स्पीड ऑफ लाइट अपॉन में n, जो कि कितनी थी, 3 अपॉन में 1.5, और ये कितनी आई थी, 2 आई थी। तो एक चीज आप देखोगे कि स्पीड ऑफ लाइट इन एयर कितनी थी, 3 थी, और यहाँ पर स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर कितनी, इसमें ग्लास में कितनी हो गई, 2 हो गई। तो 2 का क्या है, 1.5 टाइम्स है 3। इसका मतलब क्या हुआ, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ये बताता है कि स्पीड ऑफ लाइट कितनी कम हुई है किसी मीडियम में, है ना। जैसे कि आप देख सकते हैं हमारे पास मान लो अगर एयर भी ना भी हो, मान लो एक मीडियम हमारा वाटर, एक मीडियम हमारा ग्लास, तो मैं कह सकता हूँ कि ग्लास में क्या है, डेंसिटी क्या रही होगी, ज्यादा रही होगी वाटर के कंपैरिजन में। और अगर ग्लास में डेंसिटी ज्यादा है तो उसमें स्पीड ऑफ लाइट क्या हुई होगी, कम हुई होगी। वहीं अगर स्पीड ऑफ जो वाटर है उसकी डेंसिटी कम है, तो वहीं स्पीड ऑफ लाइट क्या है, उसकी ज्यादा है ग्लास के कंपैरिजन में। तो मैं कह सकता हूँ कि इन दोनों में से जिसकी ज्यादा डेंसिटी है उसमें स्पीड ऑफ लाइट क्या आई, कम आई। और स्पीड ऑफ लाइट जितनी कम आएगी, जैसे मान लो स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम क्या मेरा 3 है, तो ग्लास का क्या आया था, ग्लास का हमारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 है, तो इसमें स्पीड ऑफ लाइट कितनी आई, 2 आई। या फिर अगर मैं इसको ऐसे ना लिख के ऐसे बताऊं कि अगर किसी का मान लो वैक्यूम में स्पीड ऑफ लाइट क्या है, 3 है, और अगर मैं कहूं कि यहाँ पर जो मेरा ग्लास है उसके अंदर स्पीड ऑफ लाइट क्या है, 2 है, तो डिवाइड करके क्या आएगी वैल्यू, 1.5 आएगी। लेकिन अगर मैं ग्लास की जगह कोई ऐसा मीडियम ले लूं जिसमें डेंसिटी ग्लास से भी ज्यादा हो, मान लो वहां पर क्या हो जाएगी, फिर डेंसिटी ज्यादा होने पर स्पीड ऑफ लाइट और कम हो जाएगी। स्पीड ऑफ लाइट मान लो और कम हो गई, 1.5 हो गई स्पीड ऑफ लाइट, या कंफ्यूजन ना हो तो 1 ले लो, यहां से कभी सेम देख के कंफ्यूज हो जाओ। तो मान लो स्पीड ऑफ लाइट क्या रहेगी, 1 रह गई किसी में, है ना। तो डिवाइड करके क्या आएगा, 3 आएगा। तो मैं कह सकता हूँ ये डिवाइड करके 3 आया, ये क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आया हमारा, है ना, किसी सब्सटेंस का जिसमें स्पीड ऑफ लाइट क्या है, 1 है। ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आया हमारा किसका, ग्लास का, जिसमें स्पीड ऑफ लाइट क्या है, 2 है इस ग्लास में। स्पीड ऑफ लाइट किसमें, एयर में या वैक्यूम में क्या होती है, 3 होती है। तो ये देखो एक बार कि जिसके अंदर स्पीड ऑफ लाइट ज्यादा उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम, जिसके अंदर स्पीड ऑफ लाइट कम उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा। और स्पीड ऑफ लाइट कम किसमें है, जिसकी डेंसिटी ज्यादा है, और स्पीड ऑफ लाइट ज्यादा किसमें है, जिसकी डेंसिटी कम है। तो मैं कह सकता हूं कि जिसमें ज्यादा डेंसिटी उसकी स्पीड ऑफ लाइट उतनी कम और उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उतना ही ज्यादा। वहीं जिसकी डेंसिटी कम उसमें स्पीड ऑफ लाइट ज्यादा और स्पीड ऑफ लाइट ज्यादा
तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी कम। तो डेंसिटी और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में एक रिलेशन निकल के आ गया कि ज्यादा डेंसिटी होने पर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी ज्यादा होगा। क्यों? क्योंकि वहां स्पीड ऑफ लाइट कम होगी, और डेंसिटी कम होने पर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी कम आएगा। क्यों? क्योंकि वहां पर स्पीड ऑफ लाइट ज्यादा होगी। अब इसमें से जिसकी डेंसिटी ज्यादा होती है, जब हम दो मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालते हैं तो जिसकी डेंसिटी क्या होती है, हमारी ज्यादा होती है, उसके अंदर स्पीड ऑफ लाइट कम होने की वजह से रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या आता है, हाई आता है, और उसी को हम क्या कह देते हैं, ऑप्टिकली डेंसर मीडियम कह देते हैं। और जिन दो मीडियम में से जिसके अंदर हमारी स्पीड ऑफ लाइट क्या थी, ज्यादा थी, उसकी डेंसिटी क्या थी, कम थी, और स्पीड डेंसिटी कम की वजह से क्या थी, स्पीड ऑफ लाइट ज्यादा थी, और स्पीड ऑफ लाइट ज्यादा होने की वजह से रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या आया था, कम आया था हमारा, है ना। और इसीलिए हमने उसको क्या कह दिया, ऑप्टिकली रेयर मीडियम कह दिया। अब इसके बाद देखो, अच्छा ये तो क्यों समझ में आया ना कि क्यों रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमारा कम आया, है ना। हमारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम क्यों आया, लोअर, कब, रेयर मीडियम में, क्योंकि उसमें डेंसिटी क्या है, कम है, और स्पीड ऑफ लाइट ज्यादा है, और स्पीड ऑफ लाइट ज्यादा होगी तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम आएगा, और स्पीड ऑफ लाइट कम होगी तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा आएगा। ये क्लियर है। अब आगे देखो, ये कह रहा है कि जो लाइट है जब ओब्लिकली जाएगी रेयर टू डेंसर मीडियम में, अच्छा ये तो हम क्लियर कर ही चुके हैं, बस ये पॉइंट हमने नोट्स में अब दे दिया है कि अगर लाइट एंटर करेगी ओब्लिकली मतलब डायगोनली मतलब टेढ़ी, तो रेयर टू डेंसर मीडियम, है ना, रेयर से जाएगी डेंसर मीडियम में, तो वो बेंड हो जाएगी टुवर्ड्स नॉर्मल। लेकिन जब लाइट डेंसर से रेयर में जाएगी तो वो बैंड होगी अवे फ्रॉम नॉर्मल। ये तो हमने एक्सपेरिमेंट भी करके देखा था और थियोरिटिकली भी पढ़ के देखा था। क्यों होगी बैंड टुवर्ड्स नॉर्मल, क्योंकि जब रेयर से डेंसर में गई तो स्पीड ऑफ लाइट एकदम से कम हो गई, ब्रेक लगे एकदम से, जिस वजह से वो नीचे की तरफ मुड़ गई स्पीड ऑफ लाइट, और नीचे की तरफ किसकी तरफ मुड़ी, नॉर्मल की तरफ। वही जो हमारा क्या था, जब डेंसर से रेयर में गई, है ना, जब डेंसर से रेयर में गई तो स्पीड ऑफ लाइट बढ़ी, है ना, डेंसर में कम थी, रेयर में ज्यादा हुई स्पीड ऑफ लाइट, तो स्पीड ऑफ लाइट बढ़ी मतलब एकदम से एक्सेलरेट हुई वेलोसिटी, और जैसे एकदम से हमारी एक्सेलरेट हुई स्पीड ऑफ लाइट बढ़ी तो हमारी क्या हुई, वो लाइट ऊपर की तरफ कोट गई, यानी कि नॉर्मल से अवे चली गई। तो ये था हमारा क्या, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अब हमारा यहाँ पर रिफ्रैक्शन का एक पार्ट कंप्लीट होता है। अब हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे रिफ्रैक्शन थ्रू स्फेरिकल लेंसेज।